विद्यार्थियों, आज हम बीए भाग प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र आर्थिक विचारों का इतिहास के अंतर्गत वणिकवाद या इसको इंग्लिश में मर्केंटिलिज्म कहा जाता है के बारे में अध्ययन करेंगे। यही पेपर 2020-21 में बीए थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के पेपर फर्स्ट के रूप में भी रहेगा, अर्थात दोनों का एक साथ जो है इस पेपर का अध्ययन हो जाएगा। जैसा कि हम आर्थिक विचारों के इतिहास में भी पढ़ चुके हैं और हमें पता चलता है कि 14वीं शताब्दी के बाद जो है यूरोप में राज्य को शक्तिशाली संगठन के रूप में होड़ लग गई थी उभारने के लिए। प्रत्येक देश इस बात से सहमत दिखाई दिया कि बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा और आंतरिक शांति तभी प्राप्त की जा सकती है जब राज्य बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो। राज्य को सशक्त या शक्तिशाली तभी बनाया जा सकता है जब उसके पास पर्याप्त मात्रा में धन हो। तो अब धन प्राप्ति के स्रोतों के बारे में विचार किया जाने लगा। मध्यकाल की समाप्ति के बाद धर्म के स्थान पर धन एवं वैभव को अधिक महत्व दिया जाने लगा, यानी भौतिकवाद को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। इससे स्पष्ट है कि मध्यकाल के बाद आर्थिक विचारों में मूलभूत परिवर्तन आने प्रारंभ हो गए थे। इस समय तक लोगों ने अपनी समस्याओं के आर्थिक पहलुओं को समझना प्रारंभ कर दिया था और अब वे आर्थिक सिद्धांतों के निर्माण में रुचि लेने लग गए थे। व्यापारी एवं राजा दोनों के हित समान हो चुके थे, क्योंकि राजा भी जो है अपने राज्य को शक्तिशाली बनाना चाहते थे और व्यापारी और ज़्यादा धनी होने चाहता था। अब राजा जो धन प्राप्त करता था वह उसका उपयोग जनता की भलाई के लिए भी करने लगा था। तो आर्थिक क्षेत्र में व्यापार व वाणिज्य की प्रगति होने लगी थी। व्यापार संपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति का साधन माना जाने लगा था। तो इस प्रकार से मध्यकाल की समाप्ति के बाद व्यापार अथवा व्यापारवादियों अथवा वणिकवादियों के विचारों का जन्म होने लगा था। वणिकवाद का जन्म कब हुआ है ना, इसके संबंध में अलग अलग विचारकों के अलग अलग विचार हैं। प्रोफेसर हेना का मानना है कि इसकी अवधि 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच की है, जबकि अलेक्जेंडर ग्रे ने इसी वणिकवाद की अवधि को 14वीं शताब्दी के अंत या 15 शताब्दी के प्रारंभ से माना है। प्रोफेसर कैनन जो है वो वणिकवाद के प्रारंभ को 11वीं शताब्दी से पूर्व नहीं मानते हैं। इन सब विचारकों के अलग अलग विचारों के बावजूद भी ये कहा जा सकता है कि वणिकवाद जो है 14वीं शताब्दी के अंत से लेकर के 18वीं शताब्दी तक यूरोप के देशों में प्रचलित रहा था। वणिकवाद, जिसे व्यापारवाद भी कहा जाता है, इस शब्द का प्रयोग दीर्घकाल तक होता रहा है, परंतु इसकी स्पष्ट परिभाषा किसी ने नहीं दी, क्योंकि व्यापारवाद कोई संगठित और व्यवस्थित विचारधारा नहीं थी। उस समय लेखकों का ऐसा समूह नहीं था जो एक साथ मिल बैठकर किसी विचारधारा का प्रतिपादन कर सकते थे, है ना। तो परिस्थितियों से प्रभावित होकर अनेक देशों के राजनीतिज्ञों ने दीर्घकाल तक ऐसे काम किए जिन्होंने बाद में संभवतः सिद्धांतों का रूप ले लिया। तो वणिकवाद की सही परिभाषा करना कठिन है, क्योंकि यह 3 शताब्दियों की प्रचलित विचारधारा का मिश्रण काल है। तो इसलिए प्रोफेसर हेने का कहना है कि व्यापार से आज से उस आर्थिक विचारधारा से है जो 16वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोपियन राजनीतिज्ञों में लोकप्रिय रही थी। अब वणिकवादियों को विभिन्न देशों में यानी अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे ब्रिटेन में इसको वाणिज्यवाद, वणिकवाद या व्यापारवाद के नाम से जाना जाता है। फ्रांस में इसे काल्वर्टवाद के नाम से जाना जाता है। यह नाम फ्रांस के उस समय के वित्त मंत्री थे उसके नाम के कारण प्रचलित हुआ था। जर्मनी में इसे कैमरेलवाद कहा जाता है ना। इस कैमरेलवाद शब्द का अभिप्राय होता है राजकोष। तो राजकोष शब्द होने के कारण कैमरेलवाद जर्मनी में प्रचलित हुआ। इस व्यवस्था को प्रतिबंधित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। जो वणिकवाद है उसे प्रतिबंधित अर्थव्यवस्था भी कहा जा सकता है। इन सब में जो सबसे प्रचलित नाम है वो वणिकवाद या व्यापारवाद ही बैठता है। अब हम आते हैं कि इस वणिकवाद का जन्म किस प्रकार से हुआ। तो वणिक अंधकार के युग की समाप्ति के बाद विचारों के क्रम में एकदम से परिवर्तन आने प्रारंभ हो गए थे। आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों में मूलभूत परिवर्तन आने लगे। लोगों में चर्च की धार्मिक दासता के स्थान पर
व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना अधिक तेजी से फैलने लगी थी। सामंतवाद का पतन हो चुका था, उसके कारण धार्मिक व सामाजिक परिस्थितियां बदलने लगी थी और लोगों का जो मुख्य उद्देश्य है वो सोना चांदी तथा धन प्राप्त करना ही हो गया था। तो वो कौन कौन से कारण रहे होंगे जिनसे प्रभावित होकर लोगों की जो मनोवृत्ति है वो धन के प्रति उन्मुख होने की हो गई होगी और अंत में वणिकवाद का जन्म हुआ, है ना। इस जो प्रश्न है कि वणिकवाद का जन्म कैसे हुआ, हमें उस समय की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक दशाओं का अध्ययन करना होगा। तो व्यापारवाद को भलीभांति समझने के लिए आवश्यक है कि हम उन कारणों का अध्ययन करें जो इसके विकास के लिए उत्तरदायी रहे हैं। तो जो वणिकवाद को जन्म देने के लिए जो कारण उत्तरदायी रहे हैं उनमें उन कारणों का हम जो है यहाँ अध्ययन करेंगे। तो उनमें जो सबसे पहले कारण है वो है धार्मिक और मानसिक जागरण। जब 16वीं शताब्दी के अंतर्गत यूरोप में कुछ धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारणों ने व्यापारवाद के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाया था, उसके लिए जो बातें उत्तरदायी थी उसमें सबसे पहला था सुधारवादी आंदोलन। यूरोप में सामंतवादी अर्थव्यवस्था अपनी चरम सीमा पर आ चुकी थी। राजा से अधिक शक्तिशाली चर्च यानी पोप था, वह अपने को सामान्य जनता से अलग समझता था। उसका जीवन जो है वो विलासितापूर्ण था। वह हर प्रकार के स्वर्गीय आनंदों को जनता के बलबूते पर प्राप्त कर लेना चाहता था। पोप की मनमानी को उस समय बिना तर्क वितर्क के चुपचाप सहन किया जाता था, क्योंकि पोप के प्रति जनता में अंधभक्ति थी। लोग आंख बंद करके पोप के आदेशों का पालन करते थे। पोप जो है वो स्वयं धन दौलत के नशे में चूर था और वह दूसरों को ये उपदेश देते नहीं थकता था कि लालच व्यक्ति को पाप की ओर ले जाता है, भौतिक सुख क्षणिक होता है, अतः सांसारिक धन दौलत का संग्रह करना बेकार है। जीवन में अधिक से अधिक त्याग करके ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन स्वयं पोप विलासिताओं का उपभोग करता था। तो शक्तिशाली पोप की ये जो चाल थी यूरोप में लंबे समय तक नहीं चल सकी, क्योंकि कुछ जो विचारशील व्यक्ति थे उन लोगों ने चर्च व पोप के प्रभाव से स्वतंत्र करने का आंदोलन छेड़ दिया था। सुधारवाद के आंदोलन का संचालन फ्रांस और जर्मनी में शिक्षा प्राप्त नवयुवकों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। सुधारवादियों ने पोप की सत्ता तथा उनके उपदेशों का खंडन करते हुए लोगों को यह समझाया कि सबकी खुशहाली के लिए भौतिक संसाधनों का होना अनिवार्य है, भौतिक संसाधनों का संग्रह करना पाप नहीं है। उन्होंने लोगों को बताया कि त्याग व तपस्या के बिना भी ईश्वर के निकट पहुंचा जा सकता है। तो सुधारवादियों ने ईसाई धर्म की नवीन व्याख्या प्रस्तुत की जो लोगों में तेजी के साथ लोकप्रिय होने लगी। धीरे धीरे लोगों को पोप की वास्तविक स्थिति की जानकारी होने लगी। नए विचारकों ने रोमन कैथोलिक चर्च के स्थान पर प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना कर दी। पोप के चर्च के स्थान पर राजकीय चर्च की स्थापना की गई। इस व्यवस्था में पोप की सत्ता के स्थान पर राजा की सत्ता को अधिक महत्व दिया जाने लगा। सुधारवादी आंदोलन की यह महत्वपूर्ण विजय थी। पोप के स्थान पर राजा की शक्ति तथा उसके अधिकारों को सर्वोच्च स्थान दिया जाने लगा था। लोगों में व्यक्तिगत संपत्ति के सृजन की भावना आने लगी। वे अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त करने लगे। तो धार्मिक दासता धीरे धीरे हटती चली गई और लोग आर्थिक मामलों में तर्क की सहायता से काम लेने लगे। दूसरा फिर आंदोलन हुआ है पुनर्जागरण का। तो जो मध्यकालीन युग में धार्मिक अंधविश्वास अपनी चरम सीमा पर जब पहुंच गया था, उस समय लोग धर्म के नाम पर बड़े बड़े कष्टों को सहन करने लगे थे। धार्मिक नेताओं का कहना था कि इस जन्म की चिंता न करके उन्हें दूसरे जन्म के उत्थान की तैयारी करनी चाहिए। जीवन में आने वाले महान से महान कष्टों को प्रसन्नता पूर्वक सहन करना चाहिए। इस जन्म में जो व्यक्ति कितने अधिक दुखों व कष्टों को झेलेगा उसे स्वर्ग में उतना ही अधिक सुख प्राप्त होगा। यानी अपने शरीर को त्याग में बनाना चाहिए। तो इन अंधविश्वासों के विरोध में यूरोप में एक नई क्रांति का श्री गणेश हुआ, जिसे रिनेसा कहा जाने लगा था। इस युग में विचारकों ने पुरानी रूढ़ियों की कटु आलोचना करनी प्रारंभ कर दी थी। मध्य युग के पारलौकिक सुख के स्थान पर इस युग के अथवा सांसारिक सुख को अधिक महत्व दिया जाने लगा था। इसी युग में अनेक प्रतिभाओं जैसे लियोनार्डो दा विंसी, जो बहुत महान चित्रकार हुए हैं, एंजिलो न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस आदि का जन्म हुआ था। अब यहाँ छापेखाने, दूरबीन, घड़ी व कुतुबनुमा जैसे महत्वपूर्ण यंत्रों का आविष्कार भी इसी युग में हुआ था। पुनर्जागरण के अंतर्गत इस बात को स्वीकार कर लिया गया था कि सांसारिक सुख के लिए धन दौलत का संग्रह करना आवश्यक है। इससे आर्थिक क्षेत्र धीरे धीरे और ज़्यादा व्यापक होने लगा।
इस समय तक जो है छापे खाने तथा नए यंत्रों का आविष्कार हो चुका था और इसी के अनुरूप अनेक प्रतिभाएं भी जन्म ले चुकी थी। टॉमस मोर की पुस्तक यूटोपिया में इस आंदोलन के बारे में बताया गया था कि मनुष्य को अपना सांस्कृतिक विकास स्वयं करना चाहिए। पूरे यूरोप में पुनर्जागरण के विचार फैल चुके थे। इस आंदोलन ने जहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विचारों को आश्रय दिया था, वहीं शक्तिशाली राज्यों के निर्माण पर भी जोर दिया। धीरे धीरे सामंतशाही व चर्च की सत्ता समाप्त होने लगी और उसके स्थान पर शक्तिशाली राज्य का विकास होने लगा, जिसका उद्देश्य जन कल्याण करना था। तो इस प्रकार से धार्मिक एवं मानसिक जागरण ने वणिकवाद के जन्म के लिए पृष्ठभूमि तैयार की थी। नेक्स्ट फिर एक राजनीतिक कारण है ना। रोमन साम्राज्य के पतन के साथ ही 14वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक पूरे यूरोप की जो स्थिति है वो अंधकार में बन गई थी। राज्य की शक्ति चर्च व पोप के पास केंद्रित थी। राजा पोप के सामने जो है सिर झुका करके और हाथ बांध करके और उसके आदेश का पालन करने के लिए हमेशा खड़ा रहता था। एक प्रकार से उस समय राजा शक्तिहीन हो चुका था। राज्य की बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए शक्तिशाली राज्यों के निर्माण पर फिर से जोर दिया जाने लगा। मैकियावली की पुस्तक द प्रिंस का प्रकाशन हो चुका था, जिससे शक्तिशाली राज्यों के संगठन को प्रोत्साहित किया। मैकियावली ने इस पुस्तक में यह उल्लेख किया है कि राजा की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। देश के भीतर प्रचलित अन्य शक्तियों को राजा की शक्ति की अधीनता को स्वीकार करना चाहिए। सार्वजनिक कार्यक्रमों के संपादन के लिए राजा को नैतिक नियमों की अधीनता स्वीकार नहीं करनी चाहिए। मैकियावली से मिलते जुलते विचार जियाबोदिन ने भी प्रस्तुत किए थे। उनका तो यहाँ तक कहना था कि राजा कानून से भी ऊपर है। मैकियावली के विचारों की समीक्षा करते हुए ग्रे ने लिखा है कि उसने राजनीति को सब प्रकार की नैतिकता से अलग स्वतंत्र स्थान दे डाला था। यद्यपि प्रारंभ में उसके विचार इटली तक ही सीमित थे, परंतु बाद में उससे प्रोत्साहन पाकर यूरोप के अनेक देशों में भी शक्तिशाली राज्यों के निर्माण ने जोर पकड़ लिया था। तो मैकियावली, जियाबोदिन तथा अन्य विचारकों ने अपना पूरा ध्यान शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में लगा दिया था। उनके विचारों के प्रभाव के कारण ही यूरोप की पूरी जन भावना इसी दिशा की तरफ चल पड़ी थी, है ना। तो उस समय के विचारकों ने जो शक्तिशाली राज्यों के संगठन पर इतना अधिक ध्यान दिया था, है ना, उसके संबंध में कुछ बातें या कुछ कारण थे जिनके कारण उन्होंने इन बातों को लागू किया कि राज्य को सबसे शक्तिशाली होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, इसके क्या क्या कारण हैं। तो उनमें जो सबसे पहला कारण था वो था आंतरिक झगड़े, है ना, क्योंकि ये जो काल था, इस काल में राजनीतिक दशा बड़ी शोचनीय बन चुकी थी। राज्य के भीतर सामंत छोटी छोटी बातों पर आए दिन लड़ाई झगड़ों में अपना समय जो है बर्बाद करने लग गए थे। इन झगड़ों से जनता परेशान हो चुकी थी। तो घरेलू शासन तंत्र दो भागों में बट गया था। नगरों का जो शासन प्रबंध है वो गिल्डों के द्वारा और गांवों का शासन प्रबंध सामंतों के द्वारा चलाया जा रहा था। तो शासकों को जनता की चिंता कम और अपनी अधिक होने लगी थी। कोई शासक ऐसा नहीं था जो विलासिता का जीवन व्यतीत न कर रहा हो। शांति व्यवस्था की किसी को भी चिंता नहीं थी। जनता को अपने सामंतों की ओर से महीनों युद्ध के लिए घर से बाहर रहना पड़ता था। अपने स्वार्थों की रक्षा में गिल्ड और सामंत लड़ने लगे थे। तो जनता एक और युद्ध में बर्बाद हो रही थी, दूसरी ओर राजकोष में भी उन्हीं से धन का संग्रह किया जा रहा था। तो व्यक्ति का जीवन अव्यवस्थित बन चुका था। ऐसे वातावरण में इस बात को अनुभव किया जाने लगा था कि देश में शक्तिशाली राज्य स्थापित किया जाए जो सामंतों और गिल्डों के राज्य को समाप्त कर दे और साथ ही जनता को भी सुरक्षित जीवन बिताने का आश्वासन दे। तो लोकमत राजा को अधिक से अधिक कार्य सौंपने के पक्ष में हो गया था और शांति और सुरक्षा तभी हो सकती है जब शक्तिशाली राज्य की स्थापना की जाए। दूसरा फिर था इसका कारण कि विदेशी आक्रमणों का हमेशा भय बना रहता था। यूरोप के लगभग सभी देशों में आंतरिक झगड़े होते रहते थे, लेकिन बाहरी आक्रमणों का भय भी हमेशा बना रहता था और इस भय से तभी मुक्ति मिल सकती थी जबकि स्वयं का राजा विदेशी राजा से शक्तिशाली हो। तो विदेशी आक्रमणों को रोके रखने के लिए शक्तिशाली राजा की कल्पना की जाने लगी थी। तो वणिकवाद इतने अधिक व्यवहारिक थे कि उन्होंने राजा की शक्ति को बढ़ाने के लिए व्यापार को महत्वपूर्ण स्थान दिया, क्योंकि व्यापार के ही बलबूते पर धन या राजा के खजाने में वृद्धि हो सकती है। राजा तभी शक्तिशाली हो सकता है जब उसके खजाने में धन, सोना, चांदी आदि के भंडार हों। तो राजा का यही खजाना सैनिक बल को सुदृढ़ रख सकता है और बाहरी आक्रमणों से देश को बचा सकता है। इस बात की पुष्टि के संबंध में
ये कहा जा सकता है कि वही राजा युद्धों को जीतने में सफल हो सकता है जो अपनी सेना को अच्छी प्रकार से खिला पिला सकता हो। और जो प्रमुख कारण इसका तीसरा है राजनीतिक कारण, वो था बढ़ता हुआ सरकारी खर्च। सॉरी, इसमें नहीं आ पाया है, तो वो है बढ़ता हुआ सरकारी खर्च। क्यों? खर्च भी बढ़ रहा था। तो जो शक्तिशाली राज्य के निर्माण की जब भावना बढ़ने लगी तो राजा के अधिकारों में धीरे धीरे वृद्धि होने लगी और देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व राजा के ऊपर आ गया। तो प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए सैनिक बेड़े को नए ढंग से संगठित किया जाना था और देश विदेशों के साथ व्यापार बढ़ाने व संबंध सुधारने के लिए विदेशों में दूतावासों की स्थापना की जाने लग गई थी। तो अब इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा था कि बढ़ते हुए सरकारों खर्चों की जो पूर्ति है वो किन साधनों से की जाए। तो अब लोग इस बात को अच्छी प्रकार से समझ चुके थे कि कृषि और घरेलू अर्थव्यवस्था के भरोसे इतनी आय प्राप्त नहीं की जा सकती जिससे राज्य का खर्चा चलाया जा सके। तो फिर व्यापार, विशेषकर विदेशी व्यापार पर जोर दिया जाने लगा जो व्यक्तिवाद का मूल मंत्र था। तो इस प्रकार से आंतरिक झगड़े, विदेशी आक्रमणों का भय और बढ़ता हुआ सरकारी खर्च, ये तीन ऐसे राजनीतिक कारण थे जिन्होंने वणिकवाद के जन्म को जो है बढ़ावा दिया, या वणिकवाद या व्यापारवाद को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट है फिर आर्थिक परिस्थितियाँ। उस समय की जो आर्थिक परिस्थितियाँ हैं वो वणिकवाद को जन्म देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, क्योंकि मध्यकाल की समाप्ति के बाद यूरोप में अनेक देशों में ऐसी आर्थिक परिस्थितियां जन्म ले चुकी थी जिनका समाधान सिर्फ वणिकवाद से ही किया जा सकता है। और उसके जो प्रमुख कारण थे, वणिकवाद के फलने फूलने के जो आर्थिक कारण थे, उनमें सबसे पहला था पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। तो मध्यकाल में व्यापार एवं जब वाणिज्य का विकास हुआ नहीं हो पाया था, तब सामंतों ने कृषि व्यवसाय को अर्थव्यवस्था का आधार मान लिया था और आयात निर्यात संबंधी क्रियाओं की जानकारी लोगों को थी ही नहीं, उद्योग धंधे भी नहीं थे। तो सामंतों के द्वारा किसानों का शोषण किया जा रहा था। करारोपण से जनता तंग आ चुकी थी क्योंकि ज़्यादा टैक्स लगा रहे थे। कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था। सामंतों को छोड़ करके शेष जो भी लोग थे उन सब का जीवन स्तर गरीबी की सीमा रेखा से भी नीचे जा चुका था। तो जनता एकजुट होकर इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को बदलना चाहती थी। अंत में जो है सामंतवाद की समाप्ति के साथ साथ पिछड़ी और जो घिसी पिटी पुरानी अर्थव्यवस्था थी उसके स्थान पर प्रगतिशील अर्थव्यवस्था की अवधारणा को अपनाया जाने लगा। नेक्स्ट था फिर कि मुद्रा का जन्म, यानी मौद्रिक अर्थव्यवस्था का जन्म। तो जो मध्यकाल में सामंतवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो है क्षेत्रीयता या क्षेत्रवाद का बोलबाला था और जो संपूर्ण आदान प्रदान होता था वो वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। तो वस्तु विनिमय की प्रणाली जहां अर्थव्यवस्था का विकास में बाधक हो रही थी, वहीं इस व्यवस्था से लोग भी तंग आ चुके थे। इस व्यवस्था में सुधार लाने के लिए लोगों ने मुद्रा की खोज में जुट गए और निरंतर प्रयास करने के बाद मुद्रा की खोज की जा सकी। अब जो है व्यापार का आधार वस्तु विनिमय के स्थान पर मुद्रा को बना लिया गया था। तो मुद्रा के आविष्कार ने या मुद्रा के जन्म ने व्यापार के क्षेत्र को बहुत ज़्यादा विस्तृत बना दिया। धीरे धीरे क्षेत्रीय स्वावलंबन समाप्त होने लगा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रगति करने लगा। वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का निर्धारण अब मुद्रा में होने लगा था। अब जो है राष्ट्रों का प्रमुख लक्ष्य मुद्रा को प्राप्त करना था, वस्तुओं को नहीं, ताकि वे व्यवस्थित ढंग से व्यापार और वाणिज्य का संचालन कर सके। नेक्स्ट फिर आर्थिक परिस्थितियां ये थी कि नए नए स्थानों की खोज की जाने लगी थी। वणिकवाद की प्रगति में जो है इन नए नए स्थानों की खोज का भी बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इस युग में विशेषकर 1492 में कोलंबस ने अमेरिका तथा 1497 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज करके व्यापार के अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों को बढ़ा दिया था। एक देश का दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित होने लगा था। तो इस युग में जो है पालदार जहाज और दिशा सूचक जो यंत्र हैं उनका आविष्कार भी हो गया था, जिसके कारण एक स्थान से दूसरे स्थान की खोज और आवागमन करना बहुत ही आसान हो गया था। विभिन्न देशों के बीच में अब आयात निर्यात बढ़ने लगा और व्यापार का क्षेत्र व्यापक हो गया। तो इस प्रकार से नए नए स्थानों की खोज ने व्यापारिक प्रणाली को और ज़्यादा सुदृढ़ किया। नेक्स्ट आर्थिक परिस्थिति थी कि बहुमूल्य धातुओं की जो खान है उनकी खोज हो गई थी। तो 1540 से लेकर के और 1600 तक की अवधि में अमेरिका में अनेक स्थानों पर सोने और चांदी की नई खानों का पता लगा जा चुका था। तो इस युग में द्रव्य
की मांग बढ़ चुकी थी, यानी मुद्रा की मांग बढ़ चुकी थी, जिसकी पूर्ति नई नई खानों के द्वारा होने लगी थी। और प्रत्येक व्यापार देश को प्रत्येक जो देश है वो अपने व्यापार को बढ़ा करके सोना और चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं को प्राप्त करने में लग गया था। तो इसी युग में बैंकों का भी जन्म हुआ। बैंकों ने आंतरिक एवं विदेशी व्यापार को बढ़ाने तथा पूंजी के निर्माण में अभूतपूर्व सहयोग दिया था। 16वीं शताब्दी के अंत तक इंग्लैंड में बैंकों का इतना अधिक विकास हो चुका था कि वहाँ बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना करनी पड़ी थी। नई खानों की प्राप्ति व बैंकों के विकास ने वणिकवाद के विकास के लिए एक नया वातावरण पैदा कर दिया था। इसके साथ ही जो परिस्थिति वणिकवाद के जन्म के लिए उत्तरदायी थी वो थी मूल्य वृद्धि, क्योंकि 16वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के अनेक देशों में सोने और चांदी के भंडारों का पता लग चुका था और वहां आसानी से मुद्रा प्राप्त होने लगी थी, जिसके कारण से मुद्रा का प्रसार की भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई थी। मुद्रा प्रसार ने व्यापार को बढ़ाने का कार्य किया, लेकिन साथ ही वस्तुओं की कीमतें तेजी के साथ बढ़ने लगी थी। तो व्यापारियों ने मनमाना लाभ प्राप्त करने लग गए थे और वे अपना पूरा ध्यान व्यापार पर देने लगे थे। तो विनियोग के नए नए अवसर अब उपलब्ध होने लगे, जिससे नए नए स्थानों की खोज की जाने लगी और इसी खोजबीन ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया। यूरोप के जो देश थे अपने माल को बेचने व अपने देश में कच्चा माल लाने के लिए ऐसे देशों की खोज करने लगे जो प्राकृतिक साधनों से तो भरपूर हो परंतु तकनीकी दृष्टि से वो गरीब हो। उन्होंने ऐसे देशों को अपना उपनिवेश बना करके अपने माल के बाजार को सुरक्षित कर लिया था। यूरोप के देशों की यह व्यापारिक क्रिया दीर्घकाल तक आर्थिक शोषण करती रही थी। तो उपनिवेशों के लिए राज्यों के बीच झगड़ा होने लगा, तो शक्तिशाली राज्यों का महत्व और ज्यादा बढ़ गया। नेक्स्ट था फिर कि मजदूर वर्ग का जन्म। जो सामंतवाद का जो पतन था उसके कारण विभिन्न देशों में कृषि के स्थान पर जो है उद्योग धंधों का जन्म हुआ और व्यापार का विकास होने लगा था। इस काम पर मजदूरों की संख्या लगातार बढ़ने लगी थी। तो धीरे धीरे श्रम समस्याओं का भी जन्म हुआ। जब श्रमिकों की ज्यादा आवश्यकता पड़ी तो श्रमिक समस्याओं का जन्म हुआ और अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए श्रमिक संगठन संगठित होकर के श्रमिक संगठनों का निर्माण करने लगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से राजनीतिक परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां एवं धार्मिक परिस्थितियां वणिकवाद या व्यापारवाद के उदय के लिए उत्तरदायी रही है। यूरोप की जो सामाजिक परिस्थितियों ने एक ऐसी अर्थव्यवस्था को जन्म दे डाला जिसे हम वणिकवाद के नाम से पुकारते हैं। तो इस व्यवस्था का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया और आज भी इस व्यवस्था की अच्छाइयों को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। व्यापारवाद को जन्म देने की वाली परिस्थितियां जो थी उनके बाद उनके संक्षेप में प्रोफेसर ग्रे के शब्दों में इस प्रकार से हम जो स्पष्ट कर सकते हैं कि मध्यकालीन युग से वर्तमान युग तक के संक्रमण काल में अनेक परिस्थितियों ने मिलजुल कर यूरोप को केंद्रीयकृत राज्यों के रूप में पुनर्गठित कर दिया। संपत्ति को नए दृष्टिकोण से देखा जाने लगा। अब व्यक्ति लज्जा का अनुभव किए बिना यानी बिना श्रम के ही धन संपत्ति का अर्जन करने लगा था और राज्य को भी संपत्ति की शक्ति का ज्ञान हो गया था। तो इन सब बातों ने वणिकवाद को जो है जन्म दिया। तो वणिकवाद को जन्म देने के लिए धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों ही कारण उत्तरदायी रहे हैं और उस समय की परिस्थितियां उत्तरदायी रही है। विशेष रूप से वणिकवाद का जो विकास है वो यूरोप से हुआ और इसी वणिकवाद ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया, जिसके तहत उपनिवेशकों का शोषण हुआ, जिसमें से भारत भी एक उपनिवेशक था।